Ekta. You all are welcome on Unity Education. Today our topic is the Act of Settlement 1781. In last video we had discussed the Supreme Court in Calcutta. So the Supreme Court in Calcutta has certain defect. The Act of Settlement come to remove these defects. Let's see the Act of 1773 main defects. The conflict between Supreme Court and Supreme Councils. एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, और सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिश होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा था रिलेटेड टू जुरिडिक्शन. उनका जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन था ना, वो फिक्स नहीं था. Affected the revenue collection, resulting into blockage of governance. एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 के बाद में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए लाइक पटना केस, राजानंद कुमार केस, जिस वजह से रेवेन्यू कलेक्शन इफेक्टेड हो गया था. इंडियन वॉज नो फेथ फॉर सुप्रीम कोर्ट विच बिकॉज द रिलीजन्स लॉज वर नॉट अप्लाइड. इंडियंस को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं था क्योंकि उनके लॉज, इंडियंस के लॉज अब अप्लाई नहीं हो रहे थे. अब इंडियंस के ऊपर इंग्लिश लॉज अप्लाई हो रहे थे, तो ये इंडियंस नहीं चाहता था कि उनके ऊपर इंग्लिश लॉज अप्लाई हो. सो ये मेन डिफेक्ट थे 1773 के. इन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को पास किया गया. द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास्ड फॉर विच it did not achieve those aim. The act suffered from several defects थे उसके, जो अपन ने डिस्कस कर लिए. In order to remove the defect in regulating act 1773, the parliament appoint a parliament committee. 1773 में जो डिफेक्ट्स थे उनको रिमूव करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक पार्लियामेंट्री कमेटी अपॉइंट की, जो इंक्वायर करती थी जो मैटर्स था, मींस क्या उसके डिफेक्ट थे और क्या उनका सॉल्यूशन हो सकता है, उनके रिलेटेड में ये पार्लियामेंट कमेटी इंक्वायर करती थी. ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट, पार्लियामेंट कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की और उस रिपोर्ट के बेस पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को पास किया गया. मींस 1773 के डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट कमेटी अपॉइंट की गई. उस पार्लियामेंट कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की और उस रिपोर्ट के बेस के ऊपर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पास हुआ. मेजर फीचर, इस एक्ट का सबसे मेन जो फीचर था वो ये था कि उस पार्लियामेंट कमेटी ने हर जो भी डिस्प्यूट हो रहा था उसमें उसने जो सुप्रीम काउंसिल्स थे उनका सपोर्ट किया था. मींस द सुप्रीम काउंसिल्स को उन्होंने राइट बता दिया था कि वो लोग सही है, और गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट के अंडर अब गवर्नर नहीं आता था. सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन गवर्नर एंड काउंसिल्स के ऊपर नहीं था. ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट इट्स टेक द साइड ऑफ सुप्रीम काउंसिल्स. उस कमेटी ने सुप्रीम काउंसिल्स का ही साथ दिया था एंड मेड द मीन्स जो एक्ट था ये सुप्रीम काउंसिल्स के फेवर में पास हुआ था. लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट 1781 का एक्ट आया था, उसके क्या ऑब्जेक्टिव था. टू रिमूव द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल्स. यही तो उसका मेन डिफेक्ट था कि सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल्स में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन फिक्स नहीं था. तो इस एक्ट ने क्या किया कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था इन दोनों के बीच में उसको रिमूव कर दिया बाय फिक्सिंग द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड लॉज ऑफ इंडियंस के लॉज को प्रोटेक्ट किया. मीन्स पार्लियामेंट कमेटी ने जो एक्ट डिसाइड किया था 1781 का, उसने जो इंडियंस के लॉज थे वो प्रोटेक्ट हो रहे थे. टू डिफाइन द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर जुरिडिक्शन डिफाइन कर दिया गया था. टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोविंशियल कोर्ट. प्रोविंशियल कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के रिलेशंस उसने क्लियरली डिफाइन किए थे.
कि सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर एक्ट करेगा, प्रोविंशियल कोर्ट उसके अंडर में वर्क करेगा। तो इसके ऑब्जेक्टिव ये थे। लेट्स सी द प्रोविज़न ऑफ एक्ट। इस एक्ट की क्या क्या प्रोविजंस थी? टू डिटरमाइन द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मेन फीचर था, सबसे इम्पोर्टेंट था इस एक्ट को पास करने का कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन डिटरमाइन हो। All the residents of Calcutta, whether Indian or British, will be under the jurisdiction of Supreme Court. हर व्यक्ति चाहे वो इंडियन हो या ब्रिटिश हो, जो कलकत्ता में रह रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंडर आएगा। द पर्सन अंडर द कंपनी एम्प्लॉयमेंट, it was provided that the Supreme Court will try their cases when both the party have consent। ऐसा कोई व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के मीन्स द कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, कंपनी के अंडर काम करता है, सुप्रीम कोर्ट उसके डिसीजंस में भी डील करेगा। लेकिन शर्त ये थी कि दोनों पार्टी अपनी इच्छा से उनका केस सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करे, तभी सुप्रीम कोर्ट उनके केसेस में डील करेगा, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट वहाँ इंटरफेयर नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द पर्सन रिजाइडिंग आउटसाइड द कलकत्ता वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नो जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रेवेन्यू कलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट का अब इंटरफेयर नहीं था रेवेन्यू कलेक्शन में। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू डन बाय द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ने कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू अब अपने हाथ में ले लिया था। एप्लीकेबिलिटी ऑफ पर्सनल लॉ। द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 इंडियन लॉज को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब इंडिया में इंडियंस के लॉज अप्लाई हो रहे थे, हिंदूज लॉज, मुस्लिम लॉज, ये अब इंडियंस पे अप्लाई हो रहे थे। केसेस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स वर टू बी डन अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल लॉ। अब केसेस थे हिंदूज़ के एंड मुस्लिम के, वो उनके पर्सनल लॉज से जैसा उनके लॉज में लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग उनके केसेस हो रहे थे। बट द केसेस अब अगर मान लो हिंदू के बीच में डिस्प्यूट हुआ है तो वो हिंदू लॉज के अंडर आ जाएगा। बट अगर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों की कास्ट अलग होती है, उस सिचुएशन में डिफेंडेंट के लॉज अप्लाई होते हैं वहाँ पे। मीन्स अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की कास्ट अलग है तो डिफेंडेंट के लॉज ही अप्लाई होंगे वहाँ। प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कस्टम्स। 1781 के एक्ट ने इंडियन कस्टम को प्रोटेक्ट किया था। एक गाइडलाइंस दी गई थी कि इंडियन लॉज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो जस्टिस है वो इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। द डायरेक्शंस वर मेड टू सुप्रीम कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर केसेस ऑफ इंडियन टू टेक केयर ऑफ देयर रिलीजन। मीन्स द इंडियन के रिलीजन को, उनके कस्टम्स को टेक केयर की जाएगी उनके हिसाब से। मीन्स उनके लॉज के हिसाब से उनको जस्टिस दिया जाएगा। एक रूल ऑफ जुडिशियल प्रोसीड्यूर जो डिज़ाइन किया गया था वो इस अकॉर्डिंग किया गया था कि इंडियन लॉज मतलब इंडियन रिलीजन्स को कुछ हार्म ना हो। इंडियन के कस्टम्स के अनुसार ही रूल्स को डेवलप किया गया था। लीगल पावर। गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स वर एम्पावर्ड टू फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन। गवर्नर जनरल को पावर दे दी गई थी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है विद इन टेरिटरी। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, और जो रूल्स गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स बनाएंगे वो रिक्वायर्ड नहीं था कि वो रजिस्टर हो सुप्रीम कोर्ट के पास। उनके पास में पावर थी कि वो रूल्स बनाए, बट ज़रूरी नहीं था कि उनके द्वारा बनाए गए रूल्स रजिस्टर हो सुप्रीम कोर्ट के पास। रिकॉग्नाइज ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट। प्रोविंशियल कोर्ट को मान्यता दी गई थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट गिव रिकॉग्नाइज टू सिविल एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट। प्रोविंशियल कोर्ट के पास में पावर थी कि वो सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में डील कर सके। सदर दीवानी अदालत कंसिस्टिंग ऑफ गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स वॉज कन्फर्म टू जुरिडिक्शन टू हियर अपील्स फ्रॉम मोस्ट दीवानी अदालत इन सिविल केसेस। सदर दीवानी अदालत कंसिस्ट करती थी गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स के पास में। सदर दीवानी अदालत की हेड थे गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स की। उनका जुरिडिक्शन था कि वो अपील्स सुनने करती थी मोस्टफिल्स दीवानी अदालत से। जो सिविल केसेस की अपील्स आई है वो सदर दीवानी अदालत में आएगी, और सदर दीवानी अदालत के जज थे गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स।
This court was constituted as the court of record and decided the civil cases up to £5,000. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह जो प्रोविंशियल कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम करता था और डिसाइड करता था सिविल केसेस अप टू 5,000. इट वाज अगर 5,000 से ऊपर हो जाता था तो अपील जाती थी किंग एंड काउंसिल के पास में. मीन्स मोसुफिल्स दीवानी अदालत से अपील जाती थी सदर दीवानी अदालत के पास में. सदर दीवानी अदालत से अपील जाती थी किंग इन काउंसिल्स के पास में. सदर दीवानी अदालत के पास में पावर थी कि वो 5,000 तक के केसेस डील कर सके. डॉलर मींस पाउंड, 5,000 पाउंड तक के वो केसेस डील कर सके. अगर सब्जेक्ट मैटर 5,000 पाउंड से ऊपर होता था तो किंग एंड काउंसिल के पास में अपील जाती थी. मींस द अबव 5,000 पाउंड किंग एंड काउंसिल के पास में अपील जाती थी. कंपनसेशन. ऑल द डिफेंडेंट, जो भी डिफेंडेंट थे पटना केसेस से, उनको प्रिजन से रिलीज़ कर दिया गया था और उनको पेमेंट भी दिया गया था डिफेंडेंट को. मेरिट्स. लेट्स सी द मेरिट्स ऑफ एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के क्या क्या मेरिट्स थी. Authorities and relation between Supreme Court and Supreme Council were clearly defined. सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल्स की अथॉरिटी, उनका जुरिडिक्शन अब क्लियरली डिफाइन था. मीन्स अब कोई स्कोप नहीं था कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो. The jurisdiction of Supreme Court was clearly defined, which helped in better judicial administration. Jurisdiction था सुप्रीम कोर्ट का, वो क्लियरली डिफाइन कर दिया गया था ताकि वो मीन्स द कैलकाता में बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ला सकें. The right, culture and laws of natives were safeguarded, which helped. इंडियंस के लॉज, उनकी कस्टम्स को अब सुरक्षित कर दिया गया था. उनके लॉज अप्लाई हो रहे थे उनके मैटर्स में. अब इंडियंस के ऊपर इंग्लिश लॉज अप्लाई नहीं हो रहे थे, वो अब खुद के लॉज उन पर अप्लाई हो रहे थे. डिफेक्ट्स ऑफ एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के मेन डिफेक्ट. इट इंक्रीज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल टाउन एंड मॉसुफिल्स. इसने इंक्रीज़ कर दिया था डिफरेंस. प्रेसिडेंसी टाउन एंड मॉसुफिल्स के बीच का जो डिफरेंस था ना वो बढ़ गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के आने के बाद. रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉट क्लियरली डिफाइंड. एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास में रिट जुरिडिक्शन नहीं था एक तरीके से. बट 1773 के अंडर जो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था वहाँ उसके पास में रिट जुरिडिक्शन था. द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने फेवर किया था एग्जीक्यूटिव्स को. मीन्स द एग्जीक्यूटिव मोर सुपीरियर दैन द जुडिशरी. एग्जीक्यूटिव्स को सुपीरियर कर दिया गया था जुडिशरी से, क्योंकि गवर्नर एंड काउंसिल्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन था ही नहीं. अब गवर्नर एंड काउंसिल्स मोर पावरफुल हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा वो पावरफुल थे. द एक्ट ऑफ सेटलमेंट में पहले अपन ने डिफेक्ट देखे 1773 के कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल के बीच में. रेवेन्यू कलेक्शन ब्लॉक हो गया था, उनका रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे वहाँ. इंडियन का फेथ नहीं था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर. फिर इसका मेन था कि जो कमेटी थी उसने सुप्रीम काउंसिल्स का सपोर्ट लिया और गवर्नर काउंसिल्स को सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से हटा दिया. ऑब्जेक्टिव क्या था 1781 का कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिमूव हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट ना हो उनके बीच में, इंडियंस के लॉज को प्रोटेक्शन हो और जुरिडिक्शन डिफाइन कर दे सुप्रीम कोर्ट का. और रिलेशन एक बता दें कि सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोविंशियल कोर्ट्स में क्या रिलेशंस हैं. इसके प्रोविजंस क्या थे. टू डिटरमाइन द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन उसने डिटरमाइन किया. सुप्रीम कोर्ट का अब रेवेन्यू कलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है. अब रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स ही करेंगे, उन्हीं के हाथ में है अब रेवेन्यू कलेक्शन. एप्लीकेबिलिटी ऑफ पर्सनल लॉज. इंडियंस के लॉज अप्लाई हो रहे इंडियंस के ऊपर. अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट डिफरेंट पार्टी के हैं तो डिफेंडेंट के लॉज अप्लाई होगा.
प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कस्टम्स, इंडियन के कस्टम्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अब जुडिशल प्रोसीड्यूर ऐसे डिज़ाइन की जा रही है कि इंडियंस के लॉज को हार्म ना हो, इंडियन की कस्टम्स सुरक्षित रहें। लीगल पावर, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स के पास में पावर थी कि वो लॉज बना सकते हैं और वो ज़रूरी नहीं है कि उन लॉज को रजिस्टर करें। सुप्रीम कोर्ट के पास में प्रोविंशियल कोर्ट को रिकग्निशन दिया गया था। सदर दीवानी अदालत अपील हियर करती थी म्यूनिसिपल दीवानी अदालत से, और सदर दीवानी अदालत का फाइनल डिसीजन रहता था अप टू 5000 पाउंड। अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सक्लूड करता था तो रिट जाती थी किंग इन काउंसिल के पास में। कंपनसेशन दिया गया था। पटना केस के जो डिफेंडेंट थे उनको प्रिजन से रिलीज़ किया गया था और उनको पेमेंट भी दिया गया था। मेरिट्स थे कि इसने रिलेशंस बता दिया था, सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल्स का जुरिडिक्शन बता दिया था, इंडियन के कल्चर को प्रोटेक्ट करना था। डिमेरिट्स था कि डिफरेंस इंक्रीज़ हो गया था प्रेसिडेंसी टाउन एंड म्यूनिसिपल्स के अंदर। रिट जुरिडिक्शन नहीं था और इसने एग्जीक्यूटिव्स को मोर पावरफुल बना दिया था सुप्रीम कोर्ट से। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, लेट्स मीट इन न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।